बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट जो है वो 1 से 4 तक का जो फर्स्ट फॉर्मूलेटिव आपका टेस्ट है। और इसमें फ़र्स्ट क्वार्टर जो आपका सिलेबस है वो उसमें ये तकरीबन शामिल हो जाता है। बहुत इजी है। ज़ाहिर 1 to 4 आपने अगर अच्छी तैयारी की है तो इसमें इंशाल्लाह आपके मार्क्स कंप्लीट आने चाहिए। जब आप देखें कितने मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 40 आपने चेक करना है और मुझे इनबॉक्स भी करना है। देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एफ। और कहता है जी इसी तरह से एच इज इक्वल टू एच एफ होता है। और इसमें जो है वो हमें सिंपल जो फार्मूला है वो क्या यूज़ करना है, इज इक्वल टू एच एफ। अब हमें उसने एच की जो है ना एच के यूनिट पूछे हैं कि बेस यूनिट में बताएं। बड़ा सिंपल है, एच इज इक्वल टू ई ओवर एफ हो जाएगा। हमने नंबर ऑफ टाइम जो है एनर्जी के यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिखे हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। एनर्जी के यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट क्या होंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज यानी पर सेकंड। ये -1 है तो ऊपर जाके क्या होगा +1, इसलिए आपका आंसर बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो इसमें आंसर आपका बीटा आंसर बनता है। आप इसके यूनिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। जूल सेकंड जो है जो प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है, तो वहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो इजी। ये जो है वो एरर एंड अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है। इसमें देखो जी, हीट प्रोड्यूस के बारे में कह रहा है। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो मैक्सिमम एरर इन मेजरिंग द हीट जो है वो क्या है। अच्छा, यहाँ जब ना आपने वैल्यूज पुट करती हैं उस वक्त ख्याल रखना है, जो कि उसने कहा है कि यहाँ पर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब रेजिस्टेंस पहले आई है, तो इसकी इसकी जो परसेंटेज होगी 1%, करंट जो है उसकी परसेंट होगी 2%, टाइम की परसेंटेज होगी 1%। तो यहाँ आपने वो उसी तरह से वैल्यूज पुट करनी है। तो करंट की जो है इसका मतलब 2% है। अब देखिए ना, करंट के ऊपर पावर फैक्टर कितना था 2, तो मैंने 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो आई करंट है, रेजिस्टेंस है और टाइम, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड होनी है। लेकिन जो करंट के ऊपर पावर फैक्टर 2 था, तो वो मैंने 2 यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, योर आंसर विल बी 6%। सो अनसर्टेनिटी इन द फाइनल मेजरमेंट जो है ये टॉपिक जो है इसमें से क्वेश्चन आने के भी चांसेस मैक्सिमम होते हैं यूनिट 1 से। आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। नेक्स्ट ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। कोई भी जो इक्वेशन होती है उसकी सारी टर्म्स के यूनिट सेम होते हैं। कोई भी इक्वेशन, उसके सारी टर्म्स के जो है यूनिट्स हैं वो सेम होते हैं। मैंने एग्जांपल भी दी थी, जैसे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। कोई भी टर्म चेक कर लें, सबका यूनिट जो है वो सेम होगा। अब देखिए यहाँ पर एफ इज इक्वल टू बी डी -1 प्लस ए टी है। कहते हैं भाई टी एस टाइम बी का यूनिट जो है वो बताएं कि क्या बनेगा, बी किसके इक्वल बनेगा। अब हर टर्म के जो यूनिट सेम होते हैं तो हम उनको इक्वेट कर सकते हैं। तो मैंने एफ इज इक्वल टू बी टी -1 को इक्वेट कर लिया, चूँकि इनके ज़ाहिर यूनिट सेम है तो इनको आप इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो कि उसने बी पूछा था क्या है, तो ये -1 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एफ इंटू डी। अब हमें पता है द प्रोडक्ट हम फोर्स एंड टाइम जो है वो इसको इम्पल्स कहा करते थे हम, और ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। सो इसमें हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा, डेल्टा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो वेरी इजी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट यूनिट। अब देखो, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो है वो यंग मॉडुलस को या बल्क मॉडुलस या शेयर मॉडुलस, मतलब ये मॉडुलस होता है। सो इलास्टिक मॉडुलस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। चूँकि स्ट्रेन जो है वो यूनिट लेस होती है, तो इस वजह से इसका स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फोर्स कांस्टेंट को हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। प्रेशर का डेफिनेटली यूनिट जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर ही होता है। लेकिन ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, जो कि एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जो है अगर देखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड नहीं होती, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम का यूनिट है। सो इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो उसने पूछा था डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट यूनिट, तो इसलिए आंसर कौन सा है, चार्ली। नेक्स्ट हमें इस कर्व को एनालाइज करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अच्छा, अब मोशन को देखें तो कहता है जी इन चारों ऑप्शन में से बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू वाली बतानी है। द कार एक्सेलरेट, पहले कार एक्सेलरेट हुई, उसके बाद कहता है देन स्टॉप, स्टॉप नहीं हुई। चूँकि ये वाली जो है, ये जो फेज है इसमें ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है।
तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्सेलेरेशन 0 हुआ है, लेकिन कार ने स्टॉप नहीं किया, इसका मतलब है ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, कार एक्सेलरेट एट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द फर्स्ट 2 सेकंड, 0 से लेकर 2 सेकंड तक देखें तो एक्सेलरेशन जो है वो 6 ही बनता है। देखें टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 6। तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जबकि सी वाली जो है, द कार इज मूविंग फॉर टोटल टाइम 12 सेकंड, तो ये 9 सेकंड तक गई है, इसका मतलब है ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और द कार डी एक्सेलरेट फॉर कह रहे 12 मीटर पर सेकंड के लास्ट 4 सेकंड में देखें तो 12 से 0 हुआ एक्सेलरेशन, इसका मतलब है टाइम इंटरवल टोटल कितना था, 9 माइनस 5 4, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो अगर यहाँ 3 लिखा होता तब ये ऑप्शन ट्रू होती, इसका मतलब है एक ही ऑप्शन ट्रू है, कौन सी, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट E6 वाला क्वेश्चन जो है, इसमें बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड है तो वैल्यू ऑफ जी माइनस लेंगे, और वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड है। आपने आफ्टर 2 सेकंड बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, इसमें देखो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा जो कि मोशन वो कह रहा है अपवर्ड है, तो अपवर्ड के लिए माइनस जी टी आएगा। ठीक है जी, तो जी उसने कहा 10 यूज करें, 40 माइनस 10 इंटू 2 कितना रह जाएगा, ये 40 माइनस 20 मीटर पर सेकंड, सिंपल आंसर आ जाएगा। 7 जो है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें कहता है जी कि टू बॉडी, जब ज़ाहिर है कंजर्वेशन हुई है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जहाँ किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए आइसोलेटेड सिस्टम होना जरूरी है, तो चार्ली आंसर तो ट्रू हो गया। ये आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, ये भी ट्रू हो गया। थर्ड बी देखें, ये भी ट्रू होना चाहिए, क्यों, जब हम कहते हैं m मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मैस बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और मैस कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब मैस और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर ग्रेडियंट, तो अगर m और v कांस्टेंट है तो मैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेलोसिटी। जैसे आप कहते होते हो बॉयल फ्लो में प्रेशर इनटू वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो प्रेशर वहां से क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ भी हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity जो है it remains constant, it means that ये law of conservation of linear momentum, तो तीनों ऑप्शन ट्रू है, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। क्वेश्चन 8 इज वेरी इजी, चूंकि फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम 20 माइनस 10, और टाइम आपको 1 सेकंड गिवन है, आंसर 10 आंसर आ जाएगा, ये तो बहुत सिंपल था, हेल्प आंसर है। 9 जो है कहते हैं विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। मैंने आपको इसके लिए जो है वो इजी सा जो है वो जो है ना सोल्यूशन बताया था कि उसको आपने ना टैकल कैसे करना है। देखिए बड़ा सिंपल है, 1 प्लस 1 ज़ाहिर है दोनों को ऐड करेंगे तो 2 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा, ये तो ऑप्शन ट्रू हो गई। अब 4 और 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 न्यूटन आंसर आ सकता है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। 3 माइनस 1 न्यूटन करोगे तब भी 2 न्यूटन आंसर आ सकता है, इसका मतलब है आंसर इज ऑल ऑफ दीज। मैंने वैसे आपको रेंज कैलकुलेट करना सिखाई थी, जैसे ये 4 और 2 है तो 4 और प्लस इसमें जो है अगर हम 2 करें तो वो आपके पास कितना बनता है, आंसर 6। ठीक है जी, और 4 माइनस 2 करें तो आपके पास आंसर कितना बनता है, 2। इसका मतलब है ये जो दो हमारे पास फोर्सेस हैं, इनकी जो रेंज है वो क्या निकली, 2 माइनस 2 से लेकर 6 तक। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है 4 और 2 वाली फोर्स का, ये 2 से लेकर 6 तक आ सकता है, 2 से स्मॉल नहीं हो सकता और 6 से ग्रेटर नहीं हो सकता। सो इसी तरह से आप अपना रेंज फाइंड कर सकते हो। सो इट मीन्स डैट कि यहाँ पर तो वैसे भी पता चल रहा है 1 प्लस 1 2 हो सकता है, 4 माइनस 2 2 हो सकता है, 3 माइनस 1 2 हो सकता है, तो इट्स ईजी। तो आप रेंज भी इस फॉर्मूले से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो वहाँ से भी पता चल जाता है कि कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल है, कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन जो है इसमें 10, अच्छा इसमें जो है वो जस्ट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जो है वो कॉन्सेप्ट एक ही है, और जस्ट मैथमेटिकली आपको एग्जामिनर जो है वो थोड़ा तंग करने की कोशिश करता है। अब देखिए कि जब कोई मैस जो है वो स्प्रिंग के ऊपर गिरेगा तो जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना,
वो गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। ज़ाहिर है मैस गिरा है स्प्रिंग के ऊपर, तो स्प्रिंग को वो कंप्रेस करेगा, तो यहाँ कंप्रेशन जो है उसने उसको लिखा हुआ डी। ठीक है जी। अच्छा, हमें पता है लॉस इन जितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। हमने पढ़ा हुआ है एम जी एच। अब एच जो तो हाइट हो गई, लेकिन उसने कंप्रेस भी होना है, इसका मतलब हाइट उसकी होगी एच प्लस एक्स, जितना वो कंप्रेस होगा। तो एम जी एच प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 kx²। यहाँ उसने असल में एक्स को जो है वो डी का है, तो हम इसकी जगह डी लिख देते हैं। तो एम जी एच प्लस डी इंटू जो है वो आ जाएगा 1/2 k d²। हमें यहाँ से उसने कहा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो k इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करें, 2mg इंटू एच प्लस डी ओवर डी स्क्वेयर। तो ये आंसर आपका कौन सा बनता है, डेल्टा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बस बाकी पैरामीटर जो उसने नाम दिए हैं वही पुट करने आंसर आ जाए। 11 क्वेश्चन जी। कांस्टेंट फोर्स 35 न्यूटन और हाइट गिवन है, टाइम गिवन है, आपको पावर फाइंड करनी है। पावर होती है वर्क ओवर टाइम, पावर इज इक्वल टू एम जी एच ओवर टाइम। अच्छा, एम जी आपको डायरेक्ट उसकी ना वेट गिवन है एम जी, तो मैस इंटू जी जो है वो फोर्स के इक्वल ही होगा, वेट के इक्वल होगा। तो मैं एम जी की जगह जो है वो 35 पुट करूंगा, हाइट 3 है, टाइम 15 है, यहाँ से आपके पास 7 वॉट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 12 वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। इसमें जी फोर्स आपको गिवन है, आपको स्पीड गिवन है, आपको टाइम गिवन है। कहता है जी कि एनर्जी फाइंड करो, वर्क डन बताओ क्या होगा। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क ओवर टाइम, लेकिन एक पावर का फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी भी होता है। तो यहाँ पर जो है फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स आपको 10 गिवन है, स्पीड 2 गिवन है, वर्क हमें फाइंड करना है, टाइम 3 है, 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 जूल, यानी आपका आंसर डेल्टा यहाँ से होगा। और 13 बहुत सिंपल है जी, इसका आंसर 1 बनना है। कहता है द फूड वी ईट इन 3 days। जो बुक में है ना फॉर योर इन्फॉर्मेशन की लाइन जो अंडरलाइन करते हो, उसमें लिखा हुआ है द फूड वी ईट इन 1 day। तो 1 day अगर 1/3 लीटर पेट्रोल के इक्वल होगा, तो 3 days जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका 1 लीटर बनना है। बुक में जो है वो 1 day के लिए कितना बताया हुआ, 1/3। तो 3 days के लिए क्या हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल आउट, यानी 1 डे आंसर बनना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 जूल जो है वो उसके बाद कह रहा है अर्ग, अर्ग होता है 10⁻⁻7 जूल के इक्वल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁹ जूल के इक्वल। इसका मतलब है एक ही में से सबसे बड़ा यूनिट बनेगा वो है किलो वाट आवर, जो कि ये कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, यानी 3.6 मेगा जूल। तो जूल से भी बड़ा होगा, अर्ग से भी बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बड़ा होगा। अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे भी स्मॉलर यूनिट्स में आते हैं, तो इसलिए आंसर बीटा ही बनेगा। 15 जो है ये इजी है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने अप्लाई करना है, लेकिन एक बात, इस बात का ख्याल रखना है कि आपने m1 किसको कहा है, m2 किसको कहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने डिसाइड करना है कि m1 जो है वो m2 क्या है, और उसी तरह से आपने वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, अब देखिए कि लेट्स से कि ये जो है वो आपका टोटल मैथ्स आपको बताया हुआ था, इसको अगर मैं m1 कह देता हूँ, ये जो मैथ्स 18 है इसको मैं m1 कहता हूँ, तो इस वाले को मैं क्या बता कहूँगा, m2। ठीक हो गया। उसने जो है ये M2 जो है उसकी बताई हुई है, ये M1 सॉरी, ये M, इसको मैंने M1 कहा था ना, उसकी हमें वेलोसिटी बताई हुई है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा फिर V1। इसका मतलब है हमें काइनेटिक एनर्जी, अदर मैथ्स का मतलब ये है, अदर मैथ्स जो कह रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मैथ्स का मतलब है हमें M2 वाले मैथ्स की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो इसमें कीवर्ड जो है वो सारे नोट किया करें, जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें क्या फाइंड करना है, कैसे। ये हमें जो है वो m1 गिवन है, ये m2 है, ये m1 का, m1 की हमें स्पीड गिवन है, m2 की वो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। सो चूंकि वो कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास एट रेस्ट, तो ज़ाहिर है बिफोर एक्सप्लोजन जो है वो टोटल मोमेंटम जो है वो क्या होगा, बिफोर एक्सप्लोजन वो तो जीरो ही होगा, और आफ्टर एक्सप्लोजन जो है वो चूंकि वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, m1 प्लस v1 प्लस m2 इंटू v2। तो यहाँ से हम v2 पहले फाइंड करेंगे, v1 तो हमें गिवन थी, तो v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 ओवर m2, वैल्यूज पुट करें आपके पास -9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेगेटिव साइन का मतलब है जब एक्सप्लोड होगा तो पीसेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। हमें काइनेटिक एनर्जी मैस 2 की फाइंड करनी थी, और मैस 2 हम 12 वाले को बोल रहे थे, तो इसका मतलब है फार्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। यहाँ पर 1/2 मैस 12 पुट करें, वेलोसिटी हमारी 9 आ गई है, तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो 81 मल्टीप्लाई बाय 486, मतलब आंसर आपका कौन सा बनता है, बीटा।
सो इसको ज़रा अच्छे से देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है क्रिटिकल होते हैं, जो कि आपने कीवर्ड नोट करने हैं। और यहाँ पे देखें एंड पे क्या है, मैथ्स अदर मैथ्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, मतलब सेकंड मैथ्स की, मतलब M2 की हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी। सिंपल है जी, 16 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के इक्वल होता है। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डेफिनेटली वर्क डन के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर 4 टाइम्स हो जाए इनिशियल वैल्यू का मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी हाफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम होता है, तो यहाँ से पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, चूंकि ऊपर स्क्वायर रूट है, तो उसका मतलब है मोमेंटम 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ट्वाइस हो जाना चाहिए। इसका आंसर आपका बीटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, अ लाइट मीटर रॉड अलाउड टू पिवट फ्रीली एट जीरो एंड, जीरो एंड का मतलब इस एंड पे उसको पिवट किया हुआ है। रूल वही है जो मैंने बार बार बोले थे, सारे डिस्टेंस कहाँ से लेने हैं, पिवट पॉइंट से लेने हैं। तो मैं सारे डिस्टेंस पिवट पॉइंट से लूंगा। ये जो है वो अब देखें, ये जो ऊपर वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये जो फोर्स प्रोड्यूस करेगा वो उसमें काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। ये जो डाउनवर्ड है 200, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्लॉकवाइज टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 200 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट पिवट पॉइंट से डिस्टेंस। तो ये पिवट पॉइंट है, हमने डिस्टेंस पिवट पॉइंट से लेना है, तो 40 सेंटीमीटर बताया हुआ है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इज इक्वल टू एफ। हमें बताना था इसकी रीडिंग, तो सपोज करें मैं इसकी रीडिंग को एफ बोल रहा हूँ। तो अब इस फोर्स का भी जो आपने डिस्टेंस लेना है वो पिवट पॉइंट से लेना है। तो पिवट पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस टोटल कितना बनता है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर भी कह सकते हैं। तो एफ इंटू वन इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 0.4। ये बड़ा ईजी है, 4/10 मतलब आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 80। आपका आंसर आता है 80 न्यूटन। अच्छा, एक बात याद रखनी है, हमारे पास 3 तरह के जो है वो केस हैं ओवरऑल। अगर देखें तो 3 तरह के केस होते हैं, जिसमें जो है हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 तरह के केस में कौन कौन से हैं जी। फर्स्ट जो केस है आपका वो है जिसको कहते हैं फर्स्ट क्लास केस, जिसमें जो है वो लीवर सेंटर पे होता है। तो आप इस तरफ वाले जो टॉर्क है उसको आप कह देते हैं कि वो क्लॉकवाइज है, इस तरफ वाले को आप कह देते हैं एंटी क्लॉकवाइज है। और जैसे हमने डिफरेंट सॉल्व किए थे बुक में क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि लीवर वो दूसरे एंड पे रख देता है, ठीक है जी। इसको कहते हैं सेकंड क्लास लीवर, जो है बिल्कुल दूसरे एंड पे आपने रख दिया। अब आप एफर्ट जो है बिल्कुल जो है ना एंड पे लगा रहे हो, और लोड जो है वो सेंटर पे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो और करना है कि ये जो लोड है वो डाउनवर्ड यानी उसमें कौन से टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। तो आपने एफर्ट उसको रोकना है ना, जो है वो उसको, अब देखें ना यहाँ लोड पड़ा हुआ है, तो अब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। आपको एफर्ट ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी ताकि ये रॉड बैलेंस रहे। इसका मतलब है आप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही है, ये लीवर एंड पे पड़ा हुआ है, अब लोड है ये, तो लोड अब डाउनवर्ड जो है वो लग रहा है। अच्छा, अब इसमें देखें कि आप जो एफर्ट आप जो है वो अपवर्ड लगा रहे हो, तो इसका मतलब है यहाँ भी जो है वो उसी तरह से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर देखें तो हमारे पास जो है ये 3 तरह के केस बन सकते हैं, या सिंपल आप 2 तरह से याद रख लें। कभी कभी जो लीवर है वो सेंटर पे होता है, कभी जो है वो साइड पे भी हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में साइड पे था। तो ऐसा इशू कोई नहीं है, आपके साइड पे भी हो तो वो रूल वही अप्लाई होने हैं। सिंपल ये याद रखना है, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेना है, पिवट पॉइंट से आपके आंसर ठीक आएंगे। नेक्स्ट जो है जी, आप में, मैन कैरीज बकेट ऑफ वाटर ऑफ 1 किलोग्राम फॉर 10 मीटर, कोई वर्क डन नहीं किया, चूँकि वो कहता है जी बकेट वाला केस आपको बताया था। मैन जो है कैरिंग द बकेट जो है मूविंग फॉरवर्ड, तो फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इन दोनों में एंगल कितना बनेगा, 90, तो वर्क डन 0 होगा। वॉट इज अ यूनिट ऑफ नंबर ऑफ टाइम, आपको मैंने बताया है कि द प्रोडक्ट ऑफ जो है वो अगर देखें तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम जो है वो हमेशा किसके इक्वल बनता है, वो एनर्जी के इक्वल ही बनता है। जब भी पावर टाइम से मल्टीप्लाई होगी, दैट बिकम्स द यूनिट ऑफ वर्क, यानी एनर्जी का यूनिट बनेगा। अब बड़ी सिंपल बात है कि एनर्जी का यूनिट कैसे बनेगा, देखें ना, पावर होता है वर्क ओवर टाइम, तो वर्क किसके इक्वल होगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब भी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करे वो यूनिट एनर्जी का होता है। वॉट
पावर है, डे टाइम है, तो वॉट डे किस चीज़ का यूनिट बना एनर्जी का। जैसे किलोवाट आवर जो है मैंने आपको बताया था किस चीज़ का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। वॉट सेकंड किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। तो ये चीज़ें बेटा याद रखनी है, ये ईजी है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है ये भी इजी है जी। ब्रेक ऑफ मैस 2 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम द पोजीशन। अब देखें वेलोसिटी उसने कहा 3 मीटर अबव द ग्राउंड। बस इसमें इस तरह के क्वेश्चन में ख्याल रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अबव द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड, ये दो वर्ड्स आपने ख्याल रखने हैं। यहाँ अबव द ग्राउंड कह रहा है तो ग्राउंड से अबव 3 मीटर पे देखेंगे तो 5 माइनस 3 कितनी बनेगी, हाइट 2 मीटर। इसका मतलब लॉस इन हाइट कितना है, 2 मीटर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mg। मैथ से क्या हो गया, कैंसिल आउट। उसने क्या पूछा, वेलोसिटी, तो दैट इज √2gh। हाइट में लॉस कितना आया, 2, यानी h1 माइनस h2 वैल्यूज पुट करेंगे तो √40 जो है देखें 36 हो, 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, तो 36 हो तो उसका आंसर 6 आएगा एग्जैक्टली। तो 40 जो है इसका मतलब है आंसर 6 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। इसका मतलब आंसर आपका चार्ली है। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट कि आप यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन शुरू कर दे। डेसिमल पॉइंट जो है वो आपका जब तक ना आए तब तक आपको जो है वो सुकून ना मिले, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने जस्ट देखे ना √40 है, इसका मतलब है कि 6 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, आंसर आपका चार्ली बनेगा। तो आपने आंसर प्रेडिक्ट करना है, उसको सॉल्व नहीं करना। 23 बहुत सिंपल है, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये m इंटू वी डॉट वी भी लिख सकते हैं, एम बी स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, बोथ ए एंड बी। क्रॉस प्रोडक्ट ये नहीं होता, आंसर आपका अल्फा और बीटा दोनों बन सकता है, चार्ली आंसर है। वन अर्ग बहुत सिंपल है जी, 10⁻⁷ जूल होता है। 25 वाला क्रिटिकल वेलोसिटी जो है हमारी होती है √gr। तो अगर हम रेडियस डबल कर देते हैं तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। आंसर कौन सा आपका बन जाएगा, बीटा। सिंपल क्वेश्चन था। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हाँ यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, बहुत सारे आंसर जो है 36,000 आवर्स देते हैं 60 में। इसका आंसर है 1 डे, यानी 24 आवर्स। अर्थ की जो अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी टाइम एग्जैक्टली 24 आवर्स होना चाहिए ताकि वो उससे सिंक्रोनाइज हो जाए। तो आंसर आपका चार्ली बनेगा। 1 डे यानी 1 डे इज इक्वल टू, यू कैन से दैट 1 डे इज इक्वल टू व्हाट, 24 आवर्स भी आप कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है जी। सो 1 डे जो है वो यहाँ पर इक्वल टू जो है वो क्या बनेगा, 24 आवर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है F इज इक्वल टू जी। यहाँ पर जी हमने ना ग्रेविटेशनल जो हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग बात करें और न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन क्या होता है, डायरेक्शन। सो मैथ का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्शन और रिएक्शन जो है वो मैथ से इंडिपेंडेंट होते हैं। चूंकि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो F इज इक्वल टू G m1m2/r² हम कहते होते थे। तो अगर जो है वो अर्थ और किसके दरमियान कह रहा है, सन के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा है, तो जितना सन जो है अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स के साथ अर्थ सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सो यहाँ पर जो है इसका मतलब है दोनों में जो है वो फोर्स क्या हो गया, F1 इज इक्वल टू F2। लेट्स से कि यहाँ दो मैस हैं, एक M1 एक M2। M1 जो है वो काफ़ी बड़ा है, M1 इज स्मॉलर। अगर ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस अप्लाई होंगी, जितना एफ ये जो ब्लॉक M1 इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही मैस M2 इस पर फोर्स लगाएगा। एक्शन और रिएक्शन पेयर जो है हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन क्या होते हैं, डायरेक्शन। तो अगर कभी इनकी रेशो पूछी जाए तो आंसर 1:1 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। और ये वाला जो काफ़ी दफ़ा पास पेपर में रिवाइज होगा, आंसर इज चार्ली। 28 इज आल्सो सिंपल वन। कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स होती है। मैंने आपको ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया था एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे नेवर बैलेंस ईच अदर। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर देगी तो फिर वो सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव ही नहीं कर सकती। सो देयर इज नो फोर्स दैट बैलेंसेस द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड because of this you get acceleration inward and circular motion, or if the force were balanced you would get no acceleration and no circular motion. So action और reaction जो है वो never balance each other. So next जो है इसमें direction of angular velocity, angular velocity upward direction में होती है, मतलब along the axis of rotation होती है। velocity tangent to the circle है radius, तो ओमेगा जो है इसका जो एंगल है रेडियस के साथ भी 90 बनेगा और वेलोसिटी वेक्टर के साथ भी 90 बनेगा। इसका मतलब है आंसर आपका है परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड बी।
सो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, जो ये वाली क्वांटिटीज हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं, और v जो है टेंजेंट टू द सर्कल होती है, और रेडियस सर्कल सर्कल के लॉन्ग ही होगा, तो इनमें हमेशा एंगल 90 रहेगा। तो ओमेगा r के भी परपेंडिकुलर है, v के भी परपेंडिकुलर, डेल्टा आंसर है। कपल दीदा मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम किसको बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम को। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब है? देखो, हम कहते हैं जी कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब एंगुलर मोमेंटम। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उसको हम क्या कहते थे? मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है उसको क्या बोलेंगे? वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। सो ये सिंपल जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आंसर आपका क्या बनता है? एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है जी इसमें 31, और इसमें जी ये भी सिंपल है। 10 किलोग्राम का मैस है, सर्कल कांस्टेंट। हाँ, यहाँ कीवर्ड है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा? जीरो। तो टॉर्क पूछा हुआ है जीरो, ये भी मैंने लेक्चर में आपको लाइंस भी लिखवा दी थी। तो डेफिनेटली आंसर क्या होना चाहिए? जीरो। तो जब भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आ जाए तो आपने कहना है कि उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा? जीरो। अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन ही जीरो है तो टॉर्क भी जीरो होगा। यहाँ वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो 20 केजी का, 2 केजी का सॉरी, कांस्टेंट स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल सर्कल पर रोटेट कर रहा है। आपको देखें कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड गिवन है। तो यहाँ आपने जो फोर्स का फार्मूला, यानी सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला यूज करना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। मैंने आपको कहा था सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन के चारों फार्मूले अच्छे से रिवाइज करना है जो आपको लिखवाए थे। तो मेगा की जगह यहाँ 2 पाई/t आएगा। इसका मतलब है यहाँ टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला यूज होना था। सेंटीमीटर फोर्स में मैस गिवन है, रेडियस गिवन है, 2 पाई, टाइम पीरियड भी गिवन है। तो 2 पाई तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और टाइम चूंकि 3 गिवन है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो आंसर आपका 40/9 पाई स्क्वायर न्यूटन सिंपल है जी, बीटा आंसर आएगा। सिर्फ ये याद होना चाहिए कि टाइम पीरियड अगर गिवन है तो यहाँ हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो 2 पाई एफ वाला फॉर्मूला यूज हो जाता। तो सिंपल है जी। 33, ये हम नंबर ऑफ टाइम जो है ये इसके क्वेश्चन मैंने लेक्चर में भी करवाया था, टेस्ट में भी हमने डिस्कस किया था। आर्स हैंड जो है उसकी एंगुलर स्पीड होती है थीटा/t। आर्स हैंड जो है वो अपना 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन 12 आवर्स में कंप्लीट करती है, जबकि अर्थ अपना जो है कंप्लीट रोटेशन वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो इसकी जो है वो एंगुलर स्पीड बनेगी पाई/6 रेडियन पर आवर, अर्थ की बनेगी पाई/12 रेडियंस पर आवर। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी हमें रेशो लेनी हो तो यूनिट सेम होने चाहिए। तो इनके यूनिट सेम है, रेडियन पर आवर, इसका भी रेडियन पर आवर। तो पाई/6 ओवर पाई/12, आंसर आपका बनेगा 2:1। तो एंगुलर स्पीड ऑफ आर्स हैड टू एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ जो है वो रेशो क्या आएगी? 2:1 आंसर आएगा। सो इसमें आंसर आपका चार्ली बनता है। 34 इज वेरी सिंपल है। जैसे वर्क डन होता है F.D, फोर्स को कौन रिप्लेस करता है? टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क डन के इक्वल होगा इन सर्कुलर मोशन। जैसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है, इसी तरह से हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो टॉर्क होता है। तो जो जो हमने लीनियर मोशन में क्वांटिटीज पढ़ी हैं, फॉर्मूले पढ़े हैं, वो यहाँ भी वैसे ही एप्लीकेबल होंगे, लेकिन सिंबल्स रिप्लेस हो जाएंगे। फोर्स टॉर्क से रिप्लेस होगी, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम से, फोर्स टॉर्क से। ये चीज़ें इनके पास ख्याल रखना है। ये यूनिट नंबर 1 में बड़ी डिटेल से आपको बताया हुआ है। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होता है। द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस जो है ये आपके पास जो है टाइम कांस्टेंट फॉर कैपेसिटेंस होता था कैपेसिटर का। तो सी और आर, टी इज इक्वल टू सी आर, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सो लेंथ इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी आपके पास टाइम के इक्वलेंटली आएगा। तो इसमें उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेकंड एज ए बेस यूनिट। अच्छा, अब देखो कि मैस जो है, अगर आप गौर करें, मैस और यहाँ पर आपको कह रहा है वो स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, दो क्वांटिटीज कभी भी जो है वो डिफरेंट यूनिट्स की ऐड नहीं हो सकती। अब मैस जो है दो डिफरेंट यूनिट्स की फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो कभी भी ऐड नहीं हो सकती। सो इसमें जो है वो सिंपल आंसर आपका डेल्टा बन जाएगा। बगैर सोच समझे आप आंसर कह सकते हैं डेल्टा, क्योंकि मैस का यूनिट सेकंड हो ही नहीं सकता। तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कभी भी हम ऐड नहीं कर सकते। सो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लेंथ क्या होती है? मीटर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको जो है वो सॉल्व करें। इसका भी यूनिट आई थिंक, हाँ, इसका भी यूनिट सेकंड नहीं आएगा, क्योंकि ये एक लेंथ है और एक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लेंथ होती है मीटर। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर,
तो ये आपके पास मीटर पर से, इसका यूनिट वेलोसिटी के इक्वल आएगा। सो ये वाली ऑप्शन भी ट्रू नहीं है, डेल्टा भी ट्रू नहीं है, दोनों ऑप्शन ट्रू नहीं है, बाकी ये जो है वो आएगा। तो ये वाला ऑप्शन जरा चेक कर लीजिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन इसमें दोनों ऑप्शन ट्रू नहीं है। सॉरी 36 में व्हाट इज अ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड, ये हमने बेटा नेट टॉर्क पढ़ा था, ये कपलिंग टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कपलिंग टॉर्क में हमने कहा था कि जो नेट टॉर्क होता है कपलिंग टॉर्क में, और वो क्या होता है, वन फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय जो है वो क्या आना चाहिए, कपल आर्म। तो दोनों में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म, यानी कि दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक दोनों में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है 2, कपल आर्म टोटली दिया हुआ है 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 12। तो आंसर आपका चार्ली बनता है। तो इसमें सिंपल है, आंसर चार्ली बनेगा। नेट फोर्स जो है, नेट टॉर्क जो है यहाँ पर वो आपका जीरो नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो दोनों फोर्सेस का चूंकि डिफरेंट है, तो यहाँ पर अगर गौर करें तो ये चूंकि कपलिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, तो इस वजह से ये रोटेट करेगी। जैसे स्टीयरिंग ऑफ व्हील कार जो है उसके ऊपर आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हो तो टॉर्क तो प्रोड्यूस होता है ना उसमें। तो इसमें जो नेट टॉर्क है वो आपका वन फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म, यानी कि आपने कपलिंग टॉर्क वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। तो आंसर आपका हो जाएगा 12। नेक्स्ट है जी आपको 37, बहुत सिंपल है, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल। हाफ सर्कल में जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा वो पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट जो 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, तो डिस्प्लेसमेंट 2r होगा और डिस्टेंस पाई आर होगा सेमी सर्कल में, हाफ सर्कल में। 38 में कीवर्ड था वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अगर आप गौर करें तो वो कहता है बॉडी कवर्ड डिस्टेंस है स्ट्रेट रोड 2 आवर्स एंड देन रिटर्न टू द सेम पॉइंट। तो अगर वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, डेल्टा आंसर है। 39, ये आपको बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अच्छे से करवाए हुए हैं। इसमें से आंसर आपका चार्ली बनेगा। उसकी रीज़न क्या है कि अगर किसी बॉडी को आप ड्रॉप करते हो तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या करती जाती है, लीनियर इंक्रीज करती जाती है। जो कि उसकी मोशन लीनियर है तो आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक दो कर्व बनाए थे। अगर एक बॉडी जो है उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं या वो डाउनवर्ड नीचे आती है वापस टर्न होके, उसका मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बनवाया था, आपको उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाया था, आपकी बुक में भी बना हुआ है। उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता था, ऊपर से नीचे आ रही है तो ये पॉजिटिव स्लोप के साथ बनेगा, अगर नीचे से ऊपर जा रही होती तो नेगेटिव स्लोप के साथ बनता। इसमें आंसर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी चार्ली आंसर ट्रू है, स्ट्रेट लाइन वाला ये वाला जो कर्व नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, चार्ली आंसर है। 40 जो है ये तो सिंपल है जी, स्क्वायर रूट 2gh नंबर ऑफ टाइम्स अब आपने फार्मूला यूज़ कर लिया है। अभी भी हमने ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, तो जब हम नंबर ऑफ टाइम इस तरह के जो फॉर्मूले यूज़ करेंगे आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए। देखें वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2gh। सो जब हम नंबर ऑफ टाइम्स फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको वैसे भी याद होने चाहिए, अगर अदरवाइज आप यहाँ यूनिट पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आंसर बेटा कौन सा बनेगा, बीटा वेलोसिटी। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन होता है मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं, बाकी आपने रिजल्ट भी मुझे ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है जी, मंडे वाले दिन जो है नेक्स्ट हम जो है वो टेस्ट डिस्कस, नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका, डेट इज यूनिट नंबर जो है वो 5 ऑसिलेशंस। अच्छा उसमें हाँ मुझे जो नेक्स्ट है आपके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वेव्स का भी शामिल है। सो हम डिसाइड कर लेंगे तो उसमें हमें जो है वो वेव वाले टॉपिक को उसके साथ मर्ज करना है या इंडिपेंडेंट दोनों का टेस्ट लेना है, वो हम डिसाइड कर लेंगे। सो इंशाल्लाह मंडे को दोबारा मुलाकात होगी बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।